मानव शरीर प्रकृति द्वारा रचित अद्भुत रचना है। अध्ययन बताते हैं कि समय गुजरने के साथ साथ उसमें और भी निखार आता गया। प्रकृति में चारों ओर बिखरी खूबसूरती तथा उसके रहस्यों को केवल मनुष्य ही सही तरीके से महसूस कर पाता है, एंजॉय कर पाता है तथा उनका विश्लेषण कर पाता है। प्रकृति को जानने के लिए मनुष्यों में 5 ज्ञानेंद्रियां पाई जाती हैं। ये 5 ज्ञानेंद्रियां आंखें, कान, नाक, जीभ व त्वचा है, जो क्रमशः दर्शन, श्रवण, गंध, स्वाद व स्पर्श का ज्ञान कराती है। दर्शन प्रकृति द्वारा हमें दिए गए सबसे कीमती उपहारों में से एक है। हमारी आंखें प्रकृति के समस्त आश्चर्यों को देखने के लिए एक खिड़की के रूप में कार्य करती हैं तथा प्रकृति के समस्त रहस्यों को जानने तथा उन्हें एंजॉय करने में सहायक होती हैं। नेत्र की संरचना काफी जटिल तथा कुछ कैमरे के समान होती है। प्रकृति से आने वाला प्रकाश सर्वप्रथम क्रिस्टलीय पारदर्शी सतह कॉर्निया, तत्पश्चात एक्वस ह्यूमर या तेजोजल, लेंस तथा विट्रस ह्यूमर या काचाभ द्रव से होती हुई रेटिना या दृष्टिपटल पर गिरती है, जो ऑप्टिक नर्व या दृक् तंत्रिका द्वारा विद्युत संकेतों में बदलकर मस्तिष्क तक पहुंचा दी जाती है, जिससे हम एक स्पष्ट चित्र को देख तथा विश्लेषित कर पाते हैं। पुतली तथा लेंस में नियमित एडजस्टमेंट द्वारा प्रकाश की मात्रा तथा फोकस को नियंत्रित किया जाता है। आंखों में अनेक ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिनमें माइबोमियन ग्रंथि मुख्य है। यह सिबेसियस या तेल ग्रंथि का रूपांतरण है। इसका स्त्रवण कॉर्निया को नम व चिकना बनाए रखता है। माइबोमियन ग्रंथि नेत्र की पलकों पर समकोण में व्यवस्थित होती हैं। माइबोमियन ग्रंथियों द्वारा तेलीय स्त्राव स्त्रावित होता है। पलकों के मिलने के दौरान एक दाब कार्य करता है तथा स्त्रवण बाहर निकलता है, जिसे पलकों द्वारा संपूर्ण कॉर्निया पर फैला दिया जाता है। बरोनियों की पुट्टिकाओं में स्थित जाइस ग्रंथि भी यही कार्य करती है। एक अन्य ग्रंथि लैक्राइमल ग्लैंड या अश्रु ग्रंथि आंख के बाहरी कोण पर स्थित होती है। यह जल सदृश द्रव का स्त्रवण करती है, जिसे अश्रु या आंसू कहते हैं। अश्रु गैस, धुआं, धूल, तिनका जैसा कुछ आंख में गिर जाने पर सामान्यतया निकलते हैं तथा उपर्युक्त कणों को आंख से बाहर निकालने का कार्य करते हैं। बहुत अधिक भावुक हो जाने पर भी आंसू निकल आते हैं। जन्म के लगभग 4 माह बाद शिशु में अश्रु ग्रंथियां सक्रिय होती हैं। नेत्र की ऊपरी व निचली पलक पर स्थित बिंदु से एक नाल निकलकर अश्रु कोश में खुलती है, जो नेज़ोलैक्राइमल डक्ट द्वारा नाक में खुलती है। इसलिए कभी कभी आंसू नाक से भी निकल जाते हैं। अब हम नेत्र की संरचना का विस्तार से अध्ययन करते हैं। मनुष्यों में 2 गोलाकार नेत्र पाए जाते हैं, जो नेत्र गोलकों में स्थित होते हैं। नेत्रों की इस प्रकार की व्यवस्था से द्विनेत्री दृष्टि विकसित होती है। इस प्रकार की दृष्टि में बिंब की लंबाई चौड़ाई के साथ साथ गहराई का भी ज्ञान होता है। हमारे नेत्र आईब्रो व पलकों द्वारा सुरक्षित रखे जाते हैं। मानव नेत्र 3 परतों से मिलकर बना होता है। सबसे बाहरी परत स्क्लेरा या श्वेत पटल कहलाती है, जो कि सघन योजी ऊतकों से मिलकर बनी होती है। इसका बाहरी उभरा भाग कॉर्निया कहलाता है। मध्य परत कोरोइड या रक्तक पटल कहलाती है। इस स्तर में रक्त केशिकाओं का सघन जाल पाया जाता है। रक्तक पटल का पश्च क्षेत्र पतला जबकि अग्र क्षेत्र मोटा होता है, जो कि सेलियरी काय कहलाता है। सेलियरी काय सतत होकर आइरिस या उपतारा का निर्माण करती है, जो कि कॉर्निया के आधार पर भीतर की ओर गोल रंगीन पर्दा होता है। आइरिस के बीचों बीच छिद्र प्यूपिल या पुतली या तारा कहलाता है। प्यूपिल के पीछे नेत्र गोलक की गुहा में एक लेंस पाया जाता है, जो एक बड़ी रंगहीन पारदर्शक व उभयोत्तल संरचना है। तीव्र प्रकाश होने पर आइरिस की वर्तुल पेशियां संकुचित होकर पुतली के व्यास को कम करती हैं, जबकि प्रकाश की मात्रा कम हो जाने पर अरेखित अरीय पेशियों के संकुंचन से पुतली का व्यास बढ़ता है। नेत्र गोलक में रेटिना पर दृक् तंत्रिकाओं का जाल पाया जाता है। इसका सघन भाग मैक्यूला कहलाता है। इसे येलो स्पॉट या पीत बिंदु भी कहते हैं। नेत्र गोलक की आंतरिक परत रेटिना या दृष्टिपटल कहलाती है।
रेटिना दो प्रमुख स्तरों का बना होता है। वर्णकी स्तर रक्तक पटल से चिपका एक कोशिकीय स्तर है। सेलियरी काय व आइरिस को छोड़कर इस परत की कोशिकाओं में पिगमेंट्स पाए जाते हैं। तंत्रिका संवेदी स्तर में तंत्रिका व संवेदी कोशिकाओं के 3 स्तर पाए जाते हैं। सबसे भीतरी कोशिकीय परत गुच्छीय कोशिकाओं की, मध्य परत द्विध्रुवीय तंत्रिकीय कोशिकाओं की, जबकि बाहरी परत प्रकाश संवेदी कोशिकाओं की बनी होती है। प्रकाश संवेदी कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, शलाकाएं व शंकु। इन कोशिकाओं में प्रकाश वर्णक पाए जाते हैं। शंकु में आयोडोप्सिन वर्णक पाया जाता है जो तीव्र प्रकाश के लिए संवेदी है। शंकु कोशिकाएं तीव्र प्रकाश में वस्तुओं व विभिन्न रंगों का ज्ञान कराती हैं। इसे प्रकाशानुकूली दृष्टि भी कहते हैं। शलाकाओं में रोडोप्सिन वर्णक पाया जाता है जो विटामिन ए का व्युत्पन्न है तथा कम प्रकाश के लिए संवेदी है। शलाकाएं प्रकाश व अंधकार का ज्ञान कराती हैं। इसे रात्रिकालीन दृष्टि भी कहते हैं। शंकु कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं जो अलग अलग वर्णक रखते हैं तथा लाल, हरी व बैंगनी प्रकाश विकिरणों पर अनुक्रिया करते हैं। शेष रंगों पर अनुक्रिया इन तीनों वर्णकों के संयोजन द्वारा दी जाती है। तीनों वर्णकों के संतुलित संयोजन से श्वेत वर्णक बनता है। शंकु मंद प्रकाश में असंवेदनशील होते हैं, इसलिए रात्रिकालीन दृष्टि में रंग नजर नहीं आते हैं। रेटिना के दृष्टि भाग में 2 स्पष्ट बिंदु नजर आते हैं, अंध बिंदु तथा फोविया सेंट्रलिस। अंध बिंदु दृष्टि तंत्रिका के बाहर निकलने वाले स्थान पर पाया जाता है जहां दृक् तंत्रिका नेत्र को छोड़ती है तथा रुधिर वाहिनियां मिलती हैं। इस क्षेत्र में प्रकाश संवेदी कोशिकाएं अनुपस्थित होती हैं, इसलिए यहां किसी प्रकार का प्रतिबिंब नहीं बनता है। रेटिना पर अंध बिंदु के थोड़ा ऊपर येलो स्पॉट या पीत बिंदु पाया जाता है जिसे मैक्युला लूटिया कहते हैं। इसका केंद्रीय भाग फोविया सेंट्रलिस कहलाता है। इस क्षेत्र में शंकु कोशिकाओं की सघनता प्रतिबिंब को सबसे स्पष्ट बनाती है। जलीय वेश्म कॉर्निया व लेंस के बीच पाया जाता है। इसमें स्वच्छ पारदर्शक जल सदृश द्रव भरा रहता है जो लेंस व कॉर्निया को पोषण प्रदान करता है। इसे तेजोजल भी कहते हैं। काचाभ द्रववेश्म जलीय वेश्म की तुलना में बड़ा होता है तथा लेंस व रेटिना के बीच स्थित होता है। इसमें गाढ़ा पारदर्शक जैली सदृश द्रव काचाभ द्रव भरा होता है। यह नेत्र को आकार प्रदान करता है, रेटिना व लेंस को सहारा प्रदान करता है, प्रकाश किरणों को अपवर्तित करता है तथा नेत्र में नेत्रगुहीय दाब को बनाए रखता है। मानव नेत्र की क्रियाविधि कैमरे के समान होती है। कॉर्निया, जलीय वेश्म, लेंस व काचाभ द्रव वेश्म मिलकर प्रकाश किरणों को दृष्टिपटल पर फोकसित करते हैं। आइरिस कैमरे के डायफ्राम की भांति कार्य करती हुई नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। प्रकाश किरणें दृष्टिपटल पर उपस्थित प्रकाश संवेदकों को उद्दीप्त करती हैं तथा एक छोटा उल्टा प्रतिबिंब बनाती हैं, किंतु यह प्रतिबिंब मस्तिष्क के तंत्रिका आवेगों द्वारा पुनः उल्टा करने के कारण मस्तिष्क में सीधा बनता है। दृष्टि तरंग दैर्ध्य की प्रकाश तरंगें रेटिना पर फोकसित होकर शंकु व शलाकाओं में आवेग उत्पन्न करती हैं। शलाकाओं में उपस्थित रोडोप्सिन ऑप्सिन व रेटिनल के संयोग से बनता है। प्रकाश ऑप्सिन से रेटिनल को अलग कर देता है, जिससे ऑप्सिन की संरचना बदल जाती है। ऑप्सिन की संरचना में परिवर्तन से झिल्ली की पारगम्यता बदलती है, जिससे प्रकाश संवेदी कोशिकाओं में विभवांतर उत्पन्न होता है। यह विभवांतर गुच्छकीय कोशिकाओं में क्रियात्मक विभव उत्पन्न करता है, जो द्विध्रुवीय कोशिकाओं द्वारा गुच्छकीय कोशिकाओं में पहुंचता है। यह क्रियात्मक विभव या आवेग प्रमस्तिष्क के दृष्टि क्षेत्र तक दृक् तंत्रिकाओं द्वारा पहुंचाए जाते हैं तथा विजुअल कॉर्टेक्स में इसका विश्लेषण किया जाता है। एक सामान्य नेत्र से 25 सेंटीमीटर से अनंत दूरी तक स्पष्ट देखा जा सकता है। ऐसे नेत्र एमिट्रोपिक नेत्र कहलाते हैं। कभी कभी नेत्रों में कुछ दोष उत्पन्न हो जाते हैं। दृष्टि दोष मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। मायोपिया या निकट दृष्टि दोष,
हाइपरमेट्रोपिया या दूरदृष्टि दोष तथा प्रेसबायोपिया या जरा दृष्टि दोष। इन दोषों को उपयुक्त गोलाकार लेंस के उपयोग से दूर किया जा सकता है। अब इन दोषों व उनके समाधान पर चर्चा करते हैं। सामान्य नेत्र में बिंब से आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अभिसारित होने के पश्चात रेटिना पर फोकसित होती हैं। इससे बिंब का प्रतिबिंब स्पष्ट बनता है। निकट दृष्टि दोष में दूर के बिंब से आने वाला प्रकाश नेत्र लेंस से अभिसारित होकर रेटिना से पहले ही काचाभ द्रव वेश्म में फोकस हो जाता है, जिससे दूर की वस्तु का प्रतिबिंब अस्पष्ट बनता है। इस दोष को दूर करने के लिए अवतल या अपसारी लेंस का उपयोग किया जाता है, जो बिंब से आने वाली प्रकाश किरणों को अपसारित कर इन्हें रेटिना पर फोकसित करता है। इससे बिंब का स्पष्ट प्रतिबिंब बनने लगता है। दूर दृष्टि दोष में निकट के बिंब से आने वाला प्रकाश नेत्र लेंस से अभिसारित होकर रेटिना के बाद फोकसित होता है। इससे निकट की वस्तु का प्रतिबिंब अस्पष्ट बनता है। इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल या अभिसारी लेंस का उपयोग किया जाता है, जो बिंब से आने वाली प्रकाश किरणों को अभिसारित कर इन्हें रेटिना पर फोकसित करता है, जिससे बिंब का स्पष्ट प्रतिबिंब बनने लगता है। जरा दृष्टि दोष एक सामान्य प्रकार का दृष्टि दोष है, जो कि उम्र बढ़ने के साथ होता है। उम्र अधिक हो जाने पर नेत्र लेंस कठोर होता जाता है, जिससे प्रकाश किरणें रेटिना पर फोकसित नहीं हो पाती हैं। आयु नेत्र लेंस के साथ साथ लेंस के चारों ओर की पेशीय तंतुओं को भी प्रभावित करते हैं, जो लेंस की फोकस क्षमता को प्रभावित करते हैं। इससे दूर व पास दोनों ही वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई देती हैं। इसके लिए द्विफोकसी चश्मे का उपयोग किया जाता है। नेत्र के अन्य रोग एस्टिग्मेटिज्म या दृष्टि वैषम्यता, ग्लोकोमा या सकलबाय, कैटरेक्ट या मोतियाबिंद, स्ट्रैबिस्मस या भेंगापन, ज़ीरोप्थेल्मिया, रतौंधी व वर्णांधता हैं। दृष्टि वैषम्यता में प्रकाश किरणें एक बिंदु पर फोकसित न होकर अलग अलग बिंदुओं पर फोकसित होती है, अर्थात ना तो दूर की वस्तु स्पष्ट नजर आती है, ना ही पास की। दृष्टि वैषम्य रोग कॉर्निया की आकृति असामान्य हो जाने के कारण होता है। इस रोग को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। ग्लोकोमा रोग में रेटिना व दृक तंत्रिका के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण दिखाई देना बंद हो जाता है। नेत्र गोलक में उपस्थित तेजोजल पुतली से होते हुए आइरिस व कॉर्निया के बीच एकत्र होता है तथा उन्हें पोषण प्रदान करता है। अतिरिक्त तेजोजल ट्यूबेकुलर मेशवर्क या श्लेष्म नाल द्वारा बाहर निकलता रहता है, जिससे नेत्र में तेजोजल का संतुलन बना रहता है। श्लेष्म नाल के बंद हो जाने की स्थिति में तेजोजल की मात्रा बढ़ जाती है, जो काचाभ द्रव पर दाब डालती है। तेजोजल व काचाभ द्रव नेत्र गोलक पर अतिरिक्त दाब डालते हैं, जिससे रेटिना व दृष्टि तंत्रिका क्षतिग्रस्त हो जाती है। इससे दिखना बंद हो जाता है और ग्लोकोमा रोग हो जाता है। कैटेरेक्ट या मोतियाबिंद रोग सामान्यतया वृद्धावस्था में होता है। किसी भी प्रतिबिंब के बनने के लिए लेंस बड़ी भूमिका निभाता है। मानव नेत्र लेंस सामान्यतया जल व प्रोटीन से मिलकर बना होता है। आयु बढ़ने के साथ साथ इन प्रोटीन्स की संरचना में परिवर्तन आ जाने के कारण लेंस के आकार में परिवर्तन आ जाता है तथा उसका लचीलापन कम हो जाता है तथा लेंस घना भूरा व अपारदर्शी होने लगता है, जिससे रेटिना पर पहुंचने वाले प्रकाश की मात्रा कम होने लगती है तथा प्रतिबिंब धूमिल होने लगता है। इस अवस्था को मोतियाबिंद कहते हैं। इस दोष को दूर करने के लिए शल्य क्रिया द्वारा त्रुटिपूर्ण लेंस को निकालकर उसके स्थान पर कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है। स्ट्रैबिस्मस या भेंगापन रोग में नेत्र गोलक की पेशियों के छोटी बड़ी हो जाने के कारण नेत्र गोलक एक ओर झुक जाता है। ज़ीरोप्थेल्मिया रोग में कॉन्जक्टिवा परत में केराटिन का जमा हो जाता है, जो कि विटामिन ए की कमी के कारण होता है। नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी में विटामिन ए की कमी की वजह से रोडोप्सिन का पर्याप्त मात्रा में संश्लेषण नहीं हो पाता है। इससे व्यक्ति को मंद प्रकाश में साफ दिखाई नहीं देता है। कलर ब्लाइंडनेस या वर्णांधता एक आनुवंशिक रोग है।
इसमें व्यक्ति हरे व लाल रंगों में पहचान नहीं कर पाता है। श्रवण संतुलन अंग या कर्ण। मनुष्य के सिर पर दोनों ओर पार्श्व में एक जोड़ी कान होते हैं। ये कान सुनने की क्रिया के साथ साथ संतुलन बनाए रखने का कार्य भी करते हैं। मनुष्य के कर्ण में 3 भाग होते हैं: बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण व अंतःकर्ण। बाह्य कर्ण के भी 2 भाग होते हैं। सबसे बाहरी भाग कर्ण पल्लव या पिन्ना कहलाता है। यह बाह्य ध्वनि तरंगों को एकत्र कर श्रवण नाल या बाह्य कर्ण कुहर में भेजता है। बाह्य कर्ण कुहर 2.5 से 3.0 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसके भीतरी सिरे पर एक मजबूत झिल्ली कर्णपटह होती है। कर्णपटह संयोजी ऊतक का बना होता है जो बाहर से त्वचा जबकि भीतर से श्लेष्म झिल्ली द्वारा ढका होता है। मध्य कर्ण कर्णपटह तथा श्रवण संपुट के बीच स्थित एक गुहा है जिसे टिम्पैनिक कैविटी या कर्णपटह गुहा भी कहते हैं। श्रवण संपुट में मध्य कर्ण 2 छिद्रों द्वारा अंतःकर्ण में खुलता है। ऊपर की ओर स्थित अंडाकार छिद्र फेनेस्ट्रा ओवेलिस जबकि नीचे वाला वर्तुल छिद्र फेनेस्ट्रा रोटंडस कहलाता है। मध्य कर्ण में 3 छोटी गतिशील अस्थियां भी पाई जाती हैं जो बाहर से भीतर की ओर क्रमशः मैलियस, इंकस व स्टेपीज हैं। यह टिम्पैनिक गुहा में स्थित होती हैं। ये अस्थियां श्रवण क्षमता में वृद्धि करती हैं। सामान्य श्रवण क्षमता के दौरान ईयर ड्रम पर वायु दाब का समान रहना भी आवश्यक है। यह कार्य यूस्टेकियन नलिका द्वारा किया जाता है जो टिम्पैनिक गुहा को ग्रसनी से जोड़ता है। अंतःकर्ण कान का सबसे भीतरी हिस्सा होता है जिसे लेबिरिंथ या गहन कहते हैं। लेबिरिंथ क्रियात्मक रूप से 2 भागों से बना होता है। कोक्लिया श्रवण के लिए उत्तरदायी है जबकि वेस्टिबुलर एपरेटस देह संतुलन के लिए उत्तरदायी है। लेबिरिंथ को 2 भागों में बांटा जा सकता है: अस्थिल गहन व कला गहन। दोनों के बीच स्थित संक्री गुहा में परिलसिका द्रव भरा होता है जबकि कला गहन में अंतःलसिका द्रव भरा होता है। अस्थिल गहन का कुंडलित भाग कोक्लिया कहलाता है। इसे अंतःकर्ण का श्रवण खंड भी कहा जाता है। आंतरिक रूप से कोक्लिया में रेसनर्स कला व बेसिलर कला उपस्थित होती है। यह दोनों कला अस्थिल गहन को 2 कक्षों स्केला वेस्टिबुलाई व स्केला टिम्पेनाई में बांटती है तथा ये दोनों परिलसिका द्रव से भरे होते हैं। कला गहन में स्केला वेस्टिबुलाई व स्केला टिम्पेनाई के मध्य स्केला मीडिया होता है जिसमें अंतःलसिका द्रव भरा होता है। लेबिरिंथ में लसिका द्रव लेबिरिंथ के कोमल ऊतकों को बाह्य आघातों से बचाते हैं तथा मध्य कर्ण से आने वाले तरंगों को कोर्टी के अंग तक संचरण करते हैं। कोर्टी के अंग स्केला मीडिया में बेसिलर कला की मध्य रेखा पर लंबे संवेदी आयाम उभार के रूप में फैले रहते हैं। यह ध्वनि के वास्तविक ग्राही हैं। ये हेयर सेल्स से मिलकर बनी होती हैं जो श्रवण संवेदनाओं को ग्रहण करती हैं। हेयर सेल्स की श्रृंखला के ऊपर एक पतली प्रत्यास्थ कला टेक्टोरियल कला पाई जाती है। प्रत्येक हेयर सेल पर पक्षमाप पाए जाते हैं। यह टेक्टोरियल कला के संपर्क में रहते हैं तथा इनका आधारी भाग अभिवाही तंत्रिका तंतुओं के संपर्क में रहता है। लेबिरिंथ की दूसरी क्रियात्मक इकाई वेस्टिबुलर एपरेटस देह संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह कोक्लिया के ऊपर स्थित होता है तथा 3 अर्धवृत्ताकार नलिकाओं तथा ओटोलिथ अंग से मिलकर बना होता है। इसमें 2 थैली जैसे वेश्म, सैक्यूल व यूट्रिकल पाए जाते हैं। प्रत्येक अर्धवृत्ताकार नलिका सी शेप्ड होती है तथा प्रत्येक अन्य 2 के समकोण पर स्थित होती है। ये परिलसिका द्रव में रखी होती हैं। इन नलिकाओं का निचला फूला भाग तुम्बिका या एम्पुला कहलाता है। इनमें संवेदी बिंदु क्रिस्टा एम्पुलरिस पाया जाता है। सैक्यूला व यूट्रिकल में पाया जाने वाला संवेदी बिंदु मैक्यूला कहलाता है। क्रिस्टा व मैक्यूला दोनों में हेयर सेल्स पाई जाती हैं जो वेस्टिबुलर एपरेटस में ग्राही की भांति कार्य करती हैं तथा देह संतुलन व शारीरिक मुद्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। श्रवण की प्रक्रिया में वायु में फैली ध्वनि तरंगें कर्ण पल्लवों से टकराकर
कर्ण कुहर से होती हुई कर्ण पटह से टकराती है तथा उसमें कंपन उत्पन्न करती है। यह कंपन क्रमशः तीनों कर्ण अस्थियों से होता हुआ फेनेस्ट्रा ओवेलिस तक पहुंचता है। कर्ण अस्थियों की विशिष्ट स्थिति के कारण फेनेस्ट्रा ओवेलिस तक पहुंचते पहुंचते कंपन तरंगें कम विस्तृत किंतु अधिक प्रबल हो जाती हैं। फेनेस्ट्रा ओवेलिस की झिल्ली में कंपन से पहले परिलसिका द्रव, फिर रिसनर्स कला व स्केला मीडिया के अंतःलसिका द्रव के माध्यम से बेसिलर कला में तथा बेसिलर कला से कोर्टी के अंग में कंपन होने लगता है। कोर्टी के अंग की संवेदी कोशिकाओं के रोम टेक्टोरल कला से टकराकर श्रवण संवेदना की प्रेरणा स्थापित करते हैं। कोक्लियर तंत्रिका इसे श्रवण तंत्रिका में, फिर श्रवण तंत्रिका इसे मस्तिष्क में पहुंचाती है। ध्वनि की तीव्रता का विश्लेषण संवेदी कोशिकाओं के कंपन की तीव्रता से, जबकि पहचान संवेदी रोम के कंपन के भाग से की जाती है।